बीत जाती है ढूंढने में एक हंसी, काश जिंदगी ने मेरा पता कुछ पहले बताया होता। डॉक्टर मीनू शो में जो गुड हेल्थ की बातें होती हैं वो बातें शायद कहीं और नहीं होती होंगी। गुड हेल्थ की बात जहाँ हो, हाइजीन की बात ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और हाइजीन के साथ साथ बहुत सी और भी बातें जुड़ी हैं वुमेन हेल्थ के साथ, और उन्हीं के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है एक जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर सुवेशा को। वेलकम टू द शो डॉक्टर सुवेशा। थैंक यू डॉक्टर मीनू। पैंडेमिक की इस घड़ी में इम्यूनिटी का मतलब तो हम सब जान चुके हैं, पर नए नए इम्यूनिटी के तरीके जानकर कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज्ड भी हैं। नेचुरल तरीकों से हम बहुत सारी पेचीदा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम जानते हैं, पर अगर इन सॉल्यूशंस को फिर से सुनने का अगर आपका मन हो तो इस एपिसोड को ज़रूर रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट आई हैं वो एक देश की जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट और होम्योपैथी फिजिशियन हैं, डॉक्टर समर्था। वेलकम टू द शो। हेलो मैम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। तो डॉक्टर सुवेशा, आप हमें बताइए व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी और ये क्यों होती है? देखिए, इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ये है कि 1 साल से जो कपल साथ रह रहे हैं, दे आर हैविंग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, टाइमली इंटरकोर्स, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, इसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। देन दूसरा जो आपने मुझसे पूछा कि व्हाट आर द कॉजेज, आजकल ये बहुत कॉमन हो गई है कि 1 in 6 कपल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और उसका मेन रीज़न ये है द लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल आज हम जी रहे हैं, वी आर डीलिंग विद अर्बनाइजेशन। इस अर्बनाइजेशन के साथ अच्छी चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन साथ में बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे मेनली है फीमेल्स आर वेरी करियर ओरिएंटेड। मैं ये नहीं कहती ये चीज़ गलत है, बट स्टिल फीमेल शुड अंडरस्टैंड कि आज वो करियर के बारे में तो सोच रही हैं, बट दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि द रिप्रोडक्टिव एज डजंट फेवर दैट। रिप्रोडक्टिव एज डजंट गो द वे यू वांटेड टू गो। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास 1 million to 2 million oocytes होते हैं, मतलब जो एग्स होते हैं हमारी ओवरी में, एंड जब प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं तो हमारे पास रहते हैं सिर्फ 3 lakhs। सो बाय द टाइम आप सोचते हैं कि अब हमें प्रेगनेंसी करनी है, हमारे एग्स बहुत कम होने लग जाते हैं हमारी बॉडी में, एंड आफ्टर द एज ऑफ 35 वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल्स के साथ कनेक्टेड है? आई मीन इज बिकॉज दिस इज अ बिग क्वेश्चन, दिस इज अ बिग मिथ। या कपल्स आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि हमारा बच्चा नहीं हो पा रहा, एंड व्हाट दे वांट इज कि बस फीमेल को टेस्ट कर लीजिए, मेल्स को तो हम बाद में देखेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। 30 to 40% फीमेल कॉजेज होते हैं, 30 to 40% मेल कॉजेज होते हैं, एंड बाकी बचे हुए आइदर मेल फीमेल कंबाइंड और अनएक्सप्लेन्ड, जिनका कोई रीजन ही नहीं होता है। ओके सो इट्स लाइक बोथ आर इक्वली रिस्पांसिबल, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। वो चाहते हैं कि बस आप फीमेल को ट्रीट करिए, फीमेल के सारे टेस्ट करवाइए, एंड उसके बाद 6-7 महीने जब नहीं होगी तब जाके मेल्स अपने टेस्ट कराते हैं। ओके, सो व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर दिस? देखिए, इनफर्टिलिटी 2 तरीके से होती है, एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड एक होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। एज द नेम सजेस्ट, प्राइमरी मतलब दे हैव ट्राइड, दे आर नॉट एबल टू कंसीव और कभी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि एक ना एक प्रेगनेंसी हो चुकी है, विच कुड बी इन फॉर्म ऑफ अ मिसकैरेज या फिर एक्टोपिक जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। सो दोनों के कॉजेज डिफरेंट होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी इनफर्टिलिटी में देखिए सिंपल है, इट्स अ सीड एंड सॉइल स्टोरी। सीड एंड सॉइल मतलब सीड है मेल का स्पर्म और फीमेल का oocyte, एंड सॉइल इज द यूट्रस जो फीमेल के अंदर होता है। देन इफ यू टॉक अबाउट द कॉजेज, मेल फैक्टर फीमेल फैक्टर्स दोनों हैं। फीमेल फैक्टर्स में आइए तो सबसे पहले ओव्यूलेशन कॉजेज, कि आपके एग ही नहीं बन रहा है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा। देन आइदर यू हैव ट्यूबल कॉजेज, जिसमें होता है कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, किसी काइंड का इन्फेक्शन है, या यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, दीज आर ऑल क्लिनिकल टर्म्स। द मेन कॉज दीज डेज इज एज। मैंने जैसे ही बताया था अभी कि आजकल फीमेल्स बहुत करियर ओरिएंटेड है, विच आई एम डेफिनेटली सेइंग, आई वाउच फॉर इट, इट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, but please try to understand you are aging, you are growing old, your ovaries are aging. So then there are other options, जो हमारे IVF में other options होते हैं, where we can go for oocyte freezing, embryo freezing। आपको पता है कि अभी आपको अपना करियर बनाना है, you are not settled financially, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, what you can do is get your eggs freezed, टाइमली उसको फ्रीज कराइए, बाद में जब प्रेग्नेंट होना है हो जाइए। सो एज तो है ही सबसे बड़ा फैक्टर। देन सेकंड इज लाइफस्टाइल।
Okay. The lifestyle in which we are living today is absolutely sedentary. आप देखिए आधे से ज्यादा कपल्स तो MNC में काम करते हैं. They are so much career oriented. उनका sedentary lifestyle है. Then late night shifts हैं. इतना stress है उनके काम पे. The peer pressure, the work pressure. On top of that, when you tell them to have intercourse on the right time, they are under this pressure कि we have to just procreate. एक बच्चा करना है इसलिए आज हमें साथ रहना है. It doesn't work that way. And then we have the clinical causes जो मैंने आपको अभी बताए थे. Okay. So and especially इस lifestyle में जो ये causes आते हैं, आपने सुना होगा females they are very prone to get PCOS these days. जी बहुत ही common है. 1 in 4 females are suffering from polycystic ovarian syndrome. And that is because of the lifestyle. Correct. और जहाँ लाइफस्टाइल की बात आती है वहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन. सो वहाँ पे आती है समृथा. समृथा, व्हाट हैव यू टू से अबाउट इट? देखिए, फर्टिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए अगर हम कुछ बेसिक पॉइंट्स भी फॉलो करें, उससे ये PCOS एज शी इज सेइंग आजकल जो कि बहुत कॉमन है, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है. तो फर्स्ट आई स्टार्ट विद कि जो हम फूड खाते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होना चाहिए. एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो हमारे बॉडी सेल्स को रिपेयर करते हैं और उनको डैमेज होने से डिले करते हैं. तो इट्स अ बेसिक थिंग्स हमारी डाइट में, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, आलमंड्स जैसे नट्स का इट्स अ वेरी गुड सोर्स. एंड देन वी टॉक अबाउट सीड्स हो गए, सीड्स में पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मतलब दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन. एंड एज वी से एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. ये एक सेइंग ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है. एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स होते हैं, अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, मतलब मेजर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स इसमें होता है जो कि प्रिवेंट करता है बहुत सारे डिजीजेस होने से. देन इफ आई टॉक अबाउट फैट्स वैसे दैट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, होना चाहिए बॉडी के लिए. ट्रांस फैट्स हमें कम से कम खाने हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स खाने हैं. अनसैचुरेटेड फैट्स के सोर्सेज होते हैं, जैसे हम कहेंगे गुड फैट, दैट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. उसमें गुड ऑयल्स की हम बात करते हैं. देसी घी, लोगों का बहुत मिथ है देसी घी नहीं खाना चाहिए, बट देसी घी इज वेरी गुड, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग. बट मैं एक बेसिक रूल बताऊंगी कि देसी घी की बेसिकली जब हम उसको ऊपर से लगा के खाते हैं उसकी एक कॉम्पोजिशन अलग होती है, और जब उसको सेक दिया जाता है उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो जाती है. तो बेटर टू कि ऊपर से अप्लाई किया जाए. देन अगर हम और ऑयल्स की बात करें, ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो दीज आर गुड ऑयल्स. बैड फैट में जैसे लोग आजकल पीपल गो फॉर बेकरी हो गया एंड प्रोसेस्ड फूड हो गया, तो ये चीजें इनके अंदर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होता है, वेजिटेबल ऑयल, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए. देन लेट्स कम टू प्रोटीन का सोर्सेज, स्पेशली इन द केस ऑफ PCOS आई विल सजेस्ट कि जिनको PCOS के इश्यूज हैं या सिम्टम्स आ रहे हैं, दे शुड गो फॉर वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स रादर देन गोइंग फॉर एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो ये एक इट्स जस्ट अ टिप फ्रॉम माई साइड कि ये हेल्प करता है. आई हैव सीन दिस इन माई, बिकॉज मेरे पास आते हैं हार्मोनल इश्यूज वाले क्लाइंट्स, तो आई प्रेफर देम गिविंग कि ज़्यादा जो प्रोटीन का सोर्सेज मैं देती हूँ, आई प्रेफर देम गिविंग वेजिटेबल सोर्स प्रोटीन. वेजिटेबल सोर्स में वही जैसे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, सारी दालें, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो ये चीज़ें प्रेफर करनी चाहिए रादर देन गोइंग फॉर मीट, चिकन एंड ऑल. तो ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जिनको PCOS का इशू है. देन आई विल कम टू कार्ब्स. कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी हैं, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं वो स्किप किया जा सकता है. अगर हम कार्ब्स की बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे मैदा वाली चीजें, जो हम कहेंगे जंक फूड बेसिकली, थोड़ा अवॉइड. उससे क्या होता है, एक तो उसका ब्रेक डाउन बहुत जल्दी होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है. इंस्टेंट एनर्जी देता है तो इंसुलिन लेवल का स्पाइक जो होता है वो इंस्टेंट राइज करता है, और इंसुलिन इज वर्स फॉर PCOS के केसेस में. बेटर टू गो फॉर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. आजकल खैर पीपल आर वेरी प्रो टू दीज, जैसे ओट्स हो गए, किनुआ हो गया, दीज आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बार्ले, जौ का आटा, इट हैज द लोएस्ट ग्लाइसीमिक इंडेक्स, तो ये बेसिकली वेट मेंटेनेंस में भी हमारी हेल्प करता है एंड PCOS में भी हमें हेल्प करता है. तो अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन के लिए बॉडी में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो जब टाइम लगता है उससे एनर्जी ज्यादा लगती है, फैट बर्न भी होता है. फैट बर्न होगा तो वेट लॉस में भी हमें हेल्प करेगा. तो दीज आर फ्यू बेसिक पॉइंट्स. हाँ, एंड वन मोर थिंग, फाइबर.
ये भी बहुत कॉमन है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है। फाइबर क्या करता है, एक्सेस ऑफ हार्मोन्स जो कि बेसिक हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एक्सेस ऑफ हार्मोन्स को हमारी बॉडी से निकालता है, वेस्ट जो होता है तो उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देता बॉडी में। तो फाइबर सैलेड का पोर्शन होना, फ्रूट का पोर्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत कॉमन चीज होती है, हमने आज कई लोगों को देखा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, नॉर्मल भी हो गई मोस्ट केसेस में, बट देन द क्वेश्चन अराइजेस, कैन आई बी प्रेग्नेंट अगेन, कैन आई कंसीव अगेन? और देखा गया है कि सेकेंड टाइम कई लोगों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जैसे मैंने आपको बताया था, देयर इज समथिंग नोन एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब ये चीजें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आती हैं कि एक बार पहले प्रेगनेंसी हो गई है बट सेकेंड नहीं हो पा रही। सो इसका भी मोस्ट कॉमन कॉज तो एज ही आता है, बिकॉज समटाइम्स आपको यही नहीं पता कि फर्स्ट और सेकंड में गैप कितना करना है। आपने पहला बच्चा किया एट द एज ऑफ 28, 29, दूसरा आप सोच रहे हैं 35, 36 के बाद करेंगे। सो डेफिनेटली आपकी ओवरीज अब वैसे काम नहीं कर रही है जैसे पहले करती थी। देन द अदर कॉज कुड बी इन्फेक्शंस। आपको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं। देन हार्मोनल इश्यूज लाइक पीसीओएस, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी आता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेल्स का भी ऐसा नहीं है कि स्पर्म पैरामीटर्स हमेशा ही अच्छे रहेंगे। दे आल्सो गेट डैमेज, दे आल्सो गेट चेंज्ड। उनकी मोटिलिटी, कंसंट्रेशन, मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो जाती है। एंड स्पेशली आजकल व्हेन पीपल आर स्मोकिंग, दे आर टेकिंग अल्कोहल, देन टू मच ऑफ laptop use and too much of mobile phone use, that definitely hampers your sperm count. Okay. तो इसमें भी डाइट का कोई रोल है? हाँ, जैसे अभी शी इज टॉकिंग अबाउट पीसीओएस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और अभी आपने मुझसे एक बात पूछी, इंसुलिन जी। तो इंसुलिन जो है इट्स अ की हार्मोन। इंसुलिन क्या होता है, हमारा एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है। नॉर्मली ये कब रिलीज होता है, जब ब्लड में शुगर लेवल्स हमारे इंक्रीज करते हैं। तो जब हम इसको पीसीओएस से लिंक करते हैं, क्या होता है, जब हम एज आई टॉक्ड अबाउट कि सिंपल कार्ब्स जब खाए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने से इमीडिएट एनर्जी आई, शुगर लेवल्स इंक्रीज करे और इंसुलिन एक्सेस में रिलीज हुआ। अब जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी कॉम्पोजिशन इज वेरी सिमिलर टू रिप्रोडक्टिव हार्मोन, जो कि बेसिकली हमारा ये ओवरीज एंड ऑल को मेंटेन करता है, सिस्ट होने से प्रिवेंट करता है। तो जब एक्सेस ऑफ इंसुलिन हो जाता है तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब जब उसका प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाएगा तो एग मैच्योरेशन नहीं होगा, एग्स मैच्योर नहीं होंगे तो पीसीओएस का इशू होगा। तो इट्स वेरी मच डायरेक्टली लिंक्ड टू, इंसुलिन इज टोटली लिंक्ड टू पीसीओएस एंड कार्ब्स फर्दर उसको और ज्यादा खराब कर देते हैं, वर्सन कर देते हैं। एंड इन दिस आई कैन ऐड वन मोर पॉइंट। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने प्रोटीन्स की बात करी, तो प्रोटीन ये इट्स अ वेरी कॉमन, मतलब एक ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है कि जब भी आप अपना खाना शुरू करते हैं, व्हेन यू हैव योर मील्स, स्टार्ट विद 2-3 बाइट ऑफ प्रोटीन्स। उससे क्या होगा, जब हम प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे तो एक हार्मोन होता है ग्लूकागन जो कि मेंटेन करता है। तो जब वो हार्मोन रिलीज होता है डाइजेशन के लिए प्रोटीन के, तो इंसुलिन हार्मोन नहीं रिलीज होगा। अब जब ग्लूकागन रिलीज होगा तो इंसुलिन नहीं रिलीज होगा, इंसुलिन नहीं रिलीज होगा तो पीसीओएस के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो ये खाना खाएं तो पहले दाल दो एग्जैक्टली हाँ 2-3 चम्मच दाल से स्टार्ट किया जाए तो वो वेट मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है एंड पीसीओएस के केसेस में इट हेल्प्स इन अ वेरी गुड मैनर। समथिंग रियली नाइस, एवरीबॉडी मस्ट हैव नोटेड दिस। ओके, तो डॉक्टर सुवेशा, आप हमें ये बताइए इसकी और क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं? सी, ट्रीटमेंट मोडालिटीज आर डेफिनेटली बेस्ड ऑन द कॉज। सबसे पहला तो होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं फेल होता तो हम आगे चलते हैं जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम बाहर लैब में आपके लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें आता है IUI या IVF। IUI इज जब कोई मेल फैक्टर हो हल्का सा, या फिर कोई माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस हो पेशेंट को, माइल्ड पीसीओएस हो, तो इन केसेस में हम स्पर्म को बाहर लैब में प्रिपेयर करके फीमेल के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद आता है IVF, जो पहले आप सबने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब में तो नहीं बनाते हम, बट वी टेक द गैमीट्स, जो सीड्स होते हैं, तो मैं कहती हूँ oocyte एंड स्पर्म, लेके उनको लैब में प्रोसेस करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, फीमेल के अंदर डाल देते हैं। सो द ट्रीटमेंट इज डेफिनेटली कॉज रिलेटेड। बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स थे ये तो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन भी थी। मैं समझती हूँ हमारे व्यूअर इस एपिसोड को ज़रूर बार बार देखेंगे। जुड़े रहिए दोस्तों, और जाने से पहले मैं आपको आपका गुड हेल्थ टिप देना चाहूँगी। अच्छी और गहरी नींद
हमारी बॉडी को रिपेयर करती है और साथ साथ हमारे स्किन को भी हेल्दी बनाती है। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।